बात है 2014 की, जब हमारे देश में अच्छे दिन आने वाले हैं कि नारे के साथ लोगों को सपना दिखाया जा रहा था, और ये सपना था मेक इन इंडिया। Prime Minister Modi today launched a Make in India campaign. Come, make in India. Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, आज से 10 साल पहले हमारे देश के लोगों के बीच एक नई उमंग सी थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि भारत के दिन बदलने वाले, भारत पूरे विश्व में नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। सभी लोगों की जेबें अब पैसों से भरने वाली है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। आज इस मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को 10 साल हो चुके हैं, और आज हम शायद कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया एक सक्सेस से ज्यादा एक फेलियर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का, 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। दोस्तों, 2014 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 4 चीजों में भारत को नंबर 1 पर लाना चाहते थे। पहला, हमारे देश के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। दूसरा, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना और इंपोर्ट्स को कम करना। तीसरा, ये इंश्योर करना कि हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में 25% तक कंट्रीब्यूट करे। और चौथा, हमारे देश में 2022 तक 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट हो। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। ये देखिए, जहां हम बात कर रहे थे हमारे देश में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इंपोर्ट्स को कम करना, आज अगर हम देखें तो 2014 से 2025 तक हम थोड़ा सा भी इस चीज में सुधार नहीं कर पाए। 2014 में हम $60 बिलियन के ट्रेड डिफिशिएंट में थे, मतलब हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट्स कम। और 2023 में हम $70 बिलियन के ट्रेड डिफिशिएंट में हैं, मतलब जहां हम ट्रेड डिफिशिएंट को कम करना चाहते थे, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते थे, आज वहीं से हम $10 बिलियन से नीचे गिर गए। तो हमारा देश आत्मनिर्भर से ज्यादा दूसरों पर निर्भर करने वाला देश ज्यादा बन गया है। तो क्या मेक इन इंडिया कामयाब हुआ? नहीं। अब ये देखिए, मेक इन इंडिया से मोदी सरकार का ये कहना था कि वो भारत में 2022 तक 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम 10 करोड़ तो छोड़ो, 2 करोड़ से भी कम जॉब्स क्रिएट कर पाए हैं। 2012 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लेबर फोर्स थी वो 12.6% से गिर के 11.6% हो गई है 2022 में। वहीं जहां हम 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने की बात कर रहे थे, वहां 2017 से लेकर 2022 तक हमने 2.5 करोड़ जॉब्स गंवाई है। और अगर हम कोविड पैंडेमिक को हटा भी थे तो भी हमने 1 करोड़ तक तो जॉब्स कोविड के पहले गंवाई थी। तो क्या मोदी जी का मेक इन इंडिया कामयाब हुआ? नहीं। अगेन, जहां मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% तक का हिस्सा बनाना चाहते थे, वो आज सिर्फ 15 से 17% तक का हिस्सा बन पाया है, जो कि 10 साल पहले भी इतना ही था। तो इस जगह भी मेक इन इंडिया कामयाब होता नहीं दिखा है। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में लगभग 87,000 नौकरियां चली गईं, जिनमें ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की थी। India's trade deficit has widened to a record high of nearly $38 billion in November on an annual basis. प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। पंजाब का जो किसान है, शायद उससे ज्यादा मेक इन इंडिया कोई करता नहीं। क्या जो गरीब मेक इन इंडिया करता है वो मेक इन इंडिया नहीं होता है, वो मेक इन कुछ और होता है? तो सवाल आता है, आखिर क्यों? क्या इन 10 सालों में भारत सरकार ने थोड़ी सी भी ग्रोथ नहीं दिखाई? आखिर क्यों मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं सारे रीजंस में से एक सबसे मेन फैक्टर बताऊं जिस वजह से मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो वो है लो रिसोर्सेज विथ हाई एम्बिशियस टारगेट। मतलब इतने कम समय में इतने कम रिसोर्सेज के साथ इतना सब कुछ अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहा है, अचीव नहीं हो पाया मतलब पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं आपको बताता हूं आखिर कैसे ये टारगेट अचीव करना पॉसिबल नहीं था और आखिर हम कितना कुछ कर पाए हैं इस चीज को लेके। सबसे पहले, ये जितने भी मैं फैक्टर्स बता रहा हूं ये सभी कनेक्टेड है एक नेशन को डेवलप करने के लिए। नंबर 1, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2, लो स्किल्ड वर्कर्स। नंबर 3, रेड टेक कल्चर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल। दोस्तों, अगर हम देखें तो 2011-12 तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग 85वें नंबर पर आता था
और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कई सारी दिक्कतें थी जो इंडस्ट्रीज को सहनी पड़ती थी। ना हमारे देश में अच्छी सड़कें थी, ना अच्छे पोर्ट्स थे, ना अच्छे से कनेक्टिविटी थी। तो विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस मेक इन इंडिया जितना बड़ा टारगेट अचीव करना मुश्किल था। इस चीज को सही करते हुए 2023 तक भारत ने दुनिया भर में 45वें नंबर की रैंकिंग हासिल करी। और किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक बैकबोन होता है। अगर भारत का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो बाहर की जो कंपनीज है वो आखिर क्यों भारत में अपनी फैक्ट्रीज डालेगी, बजाय वो चाइना जाएगी जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया है। दूसरा, अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो कंपनी चाहती है? हाई स्किल्ड लेबर्स। अब दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में केवल 21% ऐसे लेबर्स है जिन्हें स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब मुश्किल से हर 5 में से 1 लेबर हमें स्किल्ड मिलेगा। यही स्किल्ड लेबर साउथ कोरिया और जापान में 99% है, यूएस और रशिया में 96% है, वहीं नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में 40% है और इंडिया में केवल 21% है। तो आप खुद सोचो, अगर हम चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट करें तो वो आखिर क्यों करेगी अपना पैसा इन्वेस्ट जब भारत में स्किल्ड लेबर्स ही नहीं मिलेंगे? वो तो भारत के पास केवल एक चीज है जो उसे गेम में बनाए रखती है और वो है चीप लेबर्स। तो जब भारत में हाई स्किल्ड लेबर्स मिलेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और जब ज्यादा कंपनीज भारत में बढ़ेगी तो बनी बनाई बात है, लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा। अब बात करें नंबर 3 की, जो कि सबसे मेन चीज है मेक इन इंडिया को अनसक्सेसफुल बनाने के लिए। और इस चीज से केवल फॉरेन कंपनीज ही नहीं बल्कि जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनको भी काफी दिक्कतें आती है, और ये है रेड टेप कल्चर। यूपी में उद्यमियों के लिए रेड टेप नहीं, रेड कारपेट होगा। एंड आवर मोटो इज टू रिप्लेस रेड टेप विद रेड कारपेट। हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। रेड टेप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। दोस्तों, रेड टेप कल्चर से ये मतलब है कि भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है। आपको बिजनेस खोलने से पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल, लैंड एक्विजिशन, लाइसेंस जैसी अनेक परमिशन लेनी पड़ती है और हर चीज में आपका सामना होता है रेड टेप से, मतलब गवर्नमेंट प्रोसीजर से। भारत में आपको कंपनी रजिस्टर कराने में केवल 15 से 30 दिन का समय लगता है, लेकिन वहीं उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और कई सारे परमिट्स लेने पड़ते हैं और इन्हीं चीजों में 2 से 5 साल तक का समय लग जाता है कंपनी डालने में। लेकिन यही काम वियतनाम में देखो, जहां स्किल्ड लेबर और चीप लेबर्स दोनों हैं, वहां ये काम केवल 6 महीने में हो जाता है। आप इसका इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि 2013 में साउथ कोरिया की पॉस्को स्टील मिल, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रपोज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी भारत के लिए, उसने कई साल तक संघर्ष किया। एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना मिलने पर सालों तक इंतजार किया और ले दे के कंपनी ने इंडिया से जाने का डिसीजन लिया। अब ये देखिए, 2014 से 2021 के बीच 27 ऐसी कंपनीज है जो भारत छोड़ के गई है, और ये देखिए इनके कारण क्या है। रेगुलेटरी फ्लिप फ्लॉप्स, हाई टैरिफ बैरियर्स, रेड टेप, परप्लेक्सिंग लैंड पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज और भी कई ऐसी चीजें जिन वजह से कंपनीज भारत छोड़ के गई है। लास्ट फैक्टर जो मुझे ऐसा लगता है कि कारण हो सकता है मेक इन इंडिया को सक्सेस तक ना पहुंचा पाने का, और वो है डिपेंडेंट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, 2014 के बाद से आज तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नो डाउट साल दर साल बढ़े हैं। 2014 में हम जहाँ पर थे आज हम वहाँ से डबल पर स्टैंड करते हैं, और मेक इन इंडिया का भी एक गोल था जिससे हम कह सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली अचीव किया है। लेकिन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्या? अगर हम देखें तो 2011 में हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 27% था, वो बढ़ने की जगह गिर के 19% पर आ चुका है। तो एक तरफ तो हम बाहर की कंपनीज को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए लुभा पा रहे हैं, लेकिन वहीं हम हमारे देश के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की जो हिस्सेदारी का 25% तक का लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, सब कुछ बुरा नहीं है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एक बहुत शानदार सोच थी जिसने कई चीजों में भारत को काफी ऊंचाइयां दी। जैसे कि 2014 तक भारत में मोबाइल फोन्स के केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, वहीं आज हम वहां से बढ़ के 200 नंबर पर आ चुके हैं। जहां हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट 1500 करोड़ का प्रॉफिट करता था, आज वहीं 1.2 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट करते हैं। आज 99.2% मोबाइल फोन्स जो कि भारत में बिकते हैं वो मेड इन इंडिया है।
हमने स्टील इंडस्ट्री में 50% की ग्रोथ करी है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1.2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट बटोरे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हम पूरी दुनिया में 4th नंबर पर आते हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 10 साल में 85 कंट्रीज को पीछे छोड़ के 1000 करोड़ से 21,000 करोड़ तक पहुंचा है। और ऐसी अनेक अनगिनत कामयाबी है जो हमने हासिल करी है इन 10 सालों में। तो हाँ, मेक इन इंडिया एक कमाल की सोच थी, लेकिन शायद हमने चांद को छूने की कोशिश में जमीन पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये कैंपेन फिर से ट्रैक पर वापस आ सकता है, या फिर बस ये एक खूबसूरत सपना बन के रह जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।